नमस्कार किसान भाइयों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनील सिंह। आज जो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ वो है वैक्सीनेशन। किस तरह से हमें वैक्सीनेशन करनी चाहिए अपने जानवरों की और क्या क्या हमें देखभाल करनी है जब भी वैक्सीन लगवाते हैं हम, क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो मतलब हम पहले ही प्रिकॉशन ले लें किसी भी डिजीज़ की तो वो सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो इसलिए हम पहले ही वैक्सीनेशन कर लेते हैं अपनी डेयरी फार्म में, तो वो सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकती है। तो हमें किस तरह से हमें लगानी चाहिए और कौन सी इम्पोर्टेंट वैक्सीन्स हैं जो हमें लगानी चाहिए, जो हमें हर डेयरी फार्म पे होनी चाहिए। तो आज उसी के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो आती है वो आती है एफएमडी। पूरे हिंदुस्तान में हर एक एनिमल को कभी ना कभी ये हुई होती है एवरेज, और जो भी यहाँ के मैक्सिमम जो एरियाज हैं उनमें होती ही रहती है। तो एक छोटा छोटा सा मैं बता दूं एफएमडी के बारे में, तो इसको लोग हुर पका मुंह पक्का भी बोल सकते हैं। मतलब आप मान के चलते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पाँव में छाले पड़ जाते हैं, गाय खाती नहीं है, थूक बाहर निकलता रहता है, और खुरों पे भी छाले पड़ जाते हैं तो गाय सही से चल नहीं पाती, पूरा का पूरा मिल्क प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। तो मैं मान के चलिए जो लेटेस्ट स्टडी हुई है उसके अनुसार पूरे भारतवर्ष में 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है सिर्फ एफएमडी की वजह से। तो आप मान के चलिए कि कितनी बड़ी डिजीज है ये गाय के लिए। तो इससे क्या क्या है, इसी के बारे में हम समझेंगे कि जब भी हम वैक्सीन लगाते हैं एफएमडी की, तो हमें 4 महीने की जब बछड़ी है हमारे पास, तो बछड़ी है बछड़ा है जो भी आप पालना चाहते हैं घर पे, उसको आपको लगा देना है 4 महीने के बाद। और उसको बूस्टर डोज इंपॉर्टेंट है 1 मंथ आफ्टर प्राइमरी वैक्सीनेशन। मतलब कि अगर आपने एक डोज दी है उसको 4 मंथ पे, तो 5वें मंथ पे फिर से उसको एक डोज देनी ही देनी है ताकि उसकी इम्यूनिटी बरकरार रहे। जैसे हम कभी कभार हमें क्या होता है कि हमें रेबिस का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, सिर्फ सिंगल इंजेक्शन लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें 4 से 5 लगाने पड़ते हैं। वैसे कोई वैक्सीन है जब उसको हम फिर से एक रीडोज देते हैं तो इम्यूनिटी फिर बनती है उस बॉडी में, तो इसलिए बूस्टर डोज इंपॉर्टेंट है। और पहली बार आप किसी गाय को एफएमडी की वैक्सीन दे रहे हैं तो उसको प्राइमरी वैक्सीनेशन होने के बाद उसको फिर से हमें बूस्टर डोज 1 महीने के बाद देना ही देना है। इसके बाद हर एक 6 महीने पे आपको वैक्सीन लगानी ही लगानी है, मतलब साल में आपको 2 बार एफएमडी की वैक्सीन लगानी ही लगानी है। दूसरा है आता है गलघोटू। मतलब इसमें गला जो है गाय का सूज जाता है, गाय जो है वो सांस नहीं ले पाती और वो गाय डेथ हो जाती है। ये बफेलोस में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू गाय। तो इसके बारे में मैं बता दूं कि इसका भी है कि 4 महीने की जब बछड़ी आपके पास है उसको आपको लगा देना है, उसके बाद आपको 1 महीने के बाद उसको रिपीट भी करना है उसका डोज। उसके बाद रीवैक्सीनेशन करनी है आपको हर एक साल के बाद। जो वैक्सीन ऐसी भी हैं जो 6-6 महीने के बाद आपको लगानी पड़ती है। तो ऐसा, अगर हम ऑयल एडजुवेंट एक डिफरेंट टाइप की वैक्सीन जो है हेमरेजिक सेप्टिसिमिया की, अगर उसको लगाते हैं तो हमें 1 साल के बाद ही उसको लगाना है, हमें 6 महीने के बाद रिपीट नहीं करना है। तो आपको जब भी ये लगानी है हेमरेजिक सेप्टिसिमिया तो मॉनसून से पहले आपको लगानी है। जब भी बरसात होने वाली है उससे पहले ही हमें ये वैक्सीन लगा देनी है अपनी डेयरी फार्म पे। तीसरा है ब्लैक वाटर। तो ब्लैक वाटर की वैक्सीन के बारे में हम समझेंगे। ब्लैक वाटर मतलब आप देख पा रहे हैं कि गाय के जो पीछे वाले पाँव रहते हैं, तो आप मान के चलिए यहाँ का पूरा मसल जो है डैमेज हो जाता है, यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है और गाय चल नहीं पाती है, और उसके बाद ही तुरंत डेथ भी हो सकती है इसमें गाय में की। तो इसमें क्या है, सेम है, इसमें भी 4 महीने की उम्र से ये लगना स्टार्ट हो सकता है। और आप 6 महीने पे साल पे भी लगाते हैं तो आपको हर बार 1 मंथ के बाद आपको फर्स्ट डोज के बाद आपको रीवैक्सीनेशन करानी पड़ेगी, ताकि उसका रिपीट डोज आपको देनी पड़ेगी। उसके हर एक साल साल के बाद आपको ये ब्लैक वाटर की वैक्सीन देनी पड़ेगी। तो आपको मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कौन कौन सी हमें वैक्सीन दे सकते हैं। तो मैं हमेशा सिंपल बात करता हूँ कि हमें एक डोज हम ऐसी लगा लें जिससे हमारी सारी की सारी वैक्सीन कवर हो जाए। तो क्योंकि उससे क्या होता है, कम से कम एनिमल को स्ट्रेस होता है। अगर सपोज करो एक ही इंजेक्शन लगा रहे हो उसमें 3-4 वैक्सीन इन्वॉल्व हो जाए, 4-5, अगर उसमें डिजीज है उसमें रोकथाम हो जाएगी तो सबसे बेस्ट मानी जाएगी, क्योंकि उससे एनिमल्स को स्ट्रेस भी कम हो रहा है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि रक्षा ट्रायोबैक। तो रक्षा ट्रायोबैक मतलब ट्राई मतलब इसमें 3 वैक्सीन पड़ी हुई हैं, इसी एक वैक्सीन के अंदर आपको एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, तो 3 बीमारियों की आप रोकथाम कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है खुर पका मुंह पका एफएमडी, हिमरेजी सेप्टिसिमिया गलघोटू और ये ब्लैक वाटर। ये तीनों की वैक्सीन एक में ही है रक्षा ट्रायोबैक में। तो मान के चलिए 3 ml आपको इंट्रामस्कुलर देनी है कैटल में, बुफेलो में, काब्स में,
कब गले में, तो आपको इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मतलब आपको एक इंजेक्शन से ही तीनों की तीनों वैक्सीन हो जाएंगी। दूसरा है रक्षा ओवैक, तो ये है एफएमडी की वैक्सीन, सिर्फ सिंगल एफएमडी की वैक्सीन है ये। तो मान के चलिए हमें हर एक 6 महीने के बाद देनी ही पड़ेगी। तो जैसे आपने एक बार आपने क्या लगा देना है, रक्षा ट्राइओवैक लगा देना है मॉनसून से पहले, और मॉनसून के बाद आपको दिसंबर जनवरी में जब लगानी है तो रक्षा ओवैक सिंगल लगानी है आपको फिर, क्योंकि इसमें एफएमडी की ही सिर्फ वैक्सीन है। तो इसको भी आपको कितना एमएल लगाना है, 2 ml लगाना है आपको, गाय को, भैंस को, या फिर आपकी बछड़ा बछड़ी है तो आपको इस तरह का है। तो आप मान के चलिए सीधा सीधा 3 वैक्सीन, जो 3 बीमारियों जो मेन थी, हमने उनको रोकथाम सीधी सीधी कर ली। तो अभी बात करेंगे ब्रुसला के बारे में। ब्रुसला जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो बैक्टीरिया है गाय में पाया जाता है। इससे क्या होता है कि गाय जो है लास्ट ट्राइमेस्टर्स पे, लास्ट के 3 महीने में एबॉर्ट कर जाती है गाय। तो मान के चलिए लास्ट के 3 महीने में एबॉर्ट कर जाएगी, तो आप मान के चलिए पूरे साल का जो आपने खर्चा किया उस गाय पे, तो सारा का सारा गाय का वो बर्बाद हो जाता है। तो इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो ब्रुसला है ये दूध से, अगर हम कच्चा दूध पीते हैं तो हम में आ सकता है ब्रुसला, और ये बैक्टीरिया क्या करेगा, हमें फीवर करवा देता है, कमर में दर्द करवा देता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत इसमें रहती है। तो इसका क्या है कि हमें जब भी हमारी बछड़ी 3 से 6 महीने की है तो हम इसको, अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन 5 से 8 × 10⁻10 वाइबल ऑर्गेनिज्म उसमें है, 2 ml बनती है, तो सबको हमें डोज लगवानी है। और इसका फ़ायदा ये है कि हमें ज़िंदगी में एक बार ही हमें लगाना है। तो अगर आपके फार्म पे बार बार एबॉर्शन हो रहा है तो आने वाली बच्चियों को सबको आप इसका इंजेक्शन लगा सकते हैं, सबका डोज देनी है 2 ml। तो मान के चलिए इसका अगर आपकी गाय गाय में अगर लगाना, बच्चियों को आप नहीं लगा पाए हैं, वो गाय हो रही हैं बार बार एबॉर्ट कर रही हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें भी आप लगा सकते हैं। तो बस चांसेस हो सकते हैं कि वो गाय एबॉर्ट कर जाए, तो उसमें क्या होता है टाइटर उस हिसाब से नहीं बन पाता है, गाय जो है एबॉर्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ में क्या किया जाता है कि हम कंजंक्टिवल रूट से हम लगा सकते हैं उसमें। तो उससे क्या होगा कि जो सही से जो टाइटर बनता है वो सीधा ब्लड में ही रहता है, तो वो ट्रांसफ़र नहीं होता है वहाँ के लिए यूट्रस में, तो उस हिसाब से ही हम आप गाय को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। बट इसका भी इम्पोर्टेंट है, जब भी हम वैक्सीन लगाते हैं ब्रुसला वाली, तो हम अपने आप का भी ध्यान रखना है। तो क्या ध्यान रखना है, जो ब्रुसला है जब भी उसकी वैक्सीन बनती है वो सही से अटेनुएट नहीं की जाती, वो सही से किल नहीं की जाती है, तो वो लाइव होती है। तो मान के चलिए लाइव वैक्सीन आप लगा रहे हैं, तो अगर आपके जख्म है कहीं बॉडी पे तो उस पर स्प्रिंग हो जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो जाती है, या फिर हमारे इंजेक्शन लग जाता है गलती से ब्रुसला वाली वैक्सीन से, उससे भी हमें उससे बीमारी आ सकती है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, अंडुलेंट फीवर बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमें ह्यूमंस में फीवर होना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है कमर में दर्द होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये बड़ा इसका जो है ध्यान रखना है जब भी हम ब्रुसला की वैक्सीन लगाते हैं। तो अब है थलेरिया की बात। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको थलेरिया के बारे में बता दूं, ये ब्लड प्रोटोजोन डिजीज़ है। तो मतलब ये कैसे फैलता है, एक गाय से दूसरे गाय में कैसे फैलता है, अगर किसी टिक से, जो खून चूसने वाली कोई भी अगर चीज़ें हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि उससे थलेरिया ट्रांसफ़र होता है। तो मान के चलिए इससे क्या होगा, आप देख पा रहे हैं जैसे यहाँ पे कि गाय का यहाँ पे, अगर यहाँ पे सूजा हुआ है, यहाँ पे लिम्फ नोड्स, अगर गाय को यहाँ पे आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे सूजा हुआ होगा लिम्फ नोड, तो उसको मान के चलते हैं उसमें थलेरिया हुआ है। या फिर उसकी जो आंखें हैं वो एकदम पेल हो रखी हैं, उसमें अनीमिया हो रखा है, तो मतलब ब्लड की कमी हो सकती है, होती ही है उसमें। उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, रिपीट ब्रीडिंग की सबसे बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि गाय को अनीमिया है, खून की कमी है, तो कहीं से वो कंसीव करने की उसकी क्षमता कम हो जाती है, बार बार एबोर्ट करती रहेगी, क्योंकि बार अनीमिया है तो एबोर्ट तो करेगी करेगी, फीवर हाई फीवर रहेगा। और फिर भी अगर मैं बता दूं कि अनीमिया, अगर इसके थलेरिया के ट्रीटमेंट में लगभग जो एक सिंगल ड्रग यूज की जाती है बुपेरवाक्योन, तो उसका भी प्राइस भी 1500 का एक है। तो मान के चलिए आपको इतनी महंगी उसकी भी दवाई आती है। तो इस चीज़ लिए हम ध्यान रखें जब भी हम थलेरिया के लिए वैक्सीन जरूर करें, और ये उन फार्मर्स के लिए बेस्ट है जो हर बार किसी दूसरे फार्म से अपने फार्म पे गाय लेके आते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आप दूसरे फार्म से अपने फार्म पे गाय लेके आ रहे हैं तो थलेरिया की वैक्सीन आपको करवानी ही करवानी है, नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इस पे आती है इसको ट्रीटमेंट के लिए भी।
तो हम मान के चलिए कि किस एज पे करवा सकते हैं, जब भी 3 महीने की बछड़ी आपकी हो चुकी है, उससे ऊपर आप थलेरिया की वैक्सीन लगा सकते हैं। कहा जाता है कि इसको रीवैक्सीनेशन एनुअली कर सकते हैं, पर बुक्स ये भी कहती है कि अगर आप एक बार लगा देते हैं थलेरिया की वैक्सीन, आपको ज़िंदगी भर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर इम्यूनिटी जो है वो 6 महीने में आ जाती है और फिर आप मान के चलिए 3 साल तक रहती है, तो आप एक बार भी लगा देंगे थलेरिया की वैक्सीन, वो भी हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि इस जैसे आप सीमेंट जैसे आता है ना लिक्विड नाइट्रोजन में, वैसे ही जो थलेरिया की वैक्सीन आती है वो भी -196 में आती है, लिक्विड नाइट्रोजन में आती है, और फिर उसको 5 ml स्टेराइल वाटर में डाल के हमें उसको लगा देना होता है। तो हमें जब भी हम वैक्सीन लगाते हैं उसका भी हमें ध्यान देना है कि जो आप वैक्सीन लगा रहे हैं क्या उसका कोल्ड स्टोरेज सही से हो पाया था या नहीं हो पाया था। हमेशा जो वैक्सीन होती है एक आधी को छोड़ के वो 8 डिग्री से कम ही टेम्परेचर पे रखी होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे रखी गई है तो फिर उस वैक्सीन को लगाने का कोई भी फायदा नहीं है। जब भी वैक्सीन हम लगाते हैं तो चांसेस हो सकते हैं कभी कभार एलर्जी के, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो जल्दी से जल्दी फिर एंटी हिस्टामिन लगा दें। और एंटी हिस्टामिन से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है तो फिर ड्रग ऑफ चॉइस है वो है एपिनेफ्रीन। तो एपिनेफ्रीन जो है प्रेगनेंसी सेफ है, अगर एपिनेफ्रीन नहीं मिल रही है तो फिर डेक्सामेथासोन भी आप लगा सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखें, जब भी हम वैक्सीन लगाते हैं तो चांसेस हो सकते हैं कहीं ना कहीं एलर्जी के। गाय में एलर्जी हो सकती है, उसमें सांस लेने की दिक्कत हो सकती है, उसकी स्किन पे नोड्यूल्स बन सकते हैं छोटे छोटे, तो वो कहीं कोई ना कोई रूप में आपको दिख सकता है। धन्यवाद किसान भाइयों। तो आज का जो था कि हमें किस तरह से इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन जो हमारे फार्म पे हो सकती हैं, और मैं इनका जो भी हमारा वैक्सीन्स हैं आप इनको खुद गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसी है वैक्सीन, ये कैसे हम मंगवा सकते हैं। नियर बाई वेटनरी डिपार्टमेंट से आप कंसल्ट करें, उनसे भी हर एक वैक्सीन आती है, जैसे ब्रूसला और एफएमडी की वैक्सीन आपको नियर बाई वेटनरी डिपार्टमेंट में फ्री से मिल जाएगी। और बाकी जो वैक्सीन हैं आप उनसे भी मंगवा सकते हैं, आप नियर बाई किसी लोकल शॉप से भी ले सकते हैं। मैं इनका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इनका लिंक, तो आप वहाँ देख सकते हैं कि आपको नियर बाई में उनका नंबर भी आप पूछ सकते हैं, तो आप ये आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। धन्यवाद। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम डीवॉर्मिंग के ऊपर बात करेंगे, किस तरह से डीवॉर्मिंग इंपॉर्टेंट है, कौन सी बेस्ट ड्रग्स हमें देते रहना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो हमें बड़ी सारी प्रॉब्लम से दूर करेंगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।